हेलो इंजीनियर्स, अगर आप बार्क, गेट, HAL, HPCL, NILET, इसरो और ESC मेंस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगले 40 सेकंड्स इस वीडियो के साथ बने रहें। आपके प्रेफर्ड चैनल्स फॉर ESC मेंस एंड PSU एग्जाम्स ग्रेड अप ECEE इम्पल्स, ग्रेड अप मैकेनिकल मार्वल्स और ग्रेड अप सिविल चैंपियंस अब आपको दिखेंगे एक नए अंदाज में। ज्वाइन करें ग्रेड अप गेट एंड ESC चैंपियंस यूट्यूब चैनल, जहां पर सभी सेशंस बाइलिंगुअल होंगे। यहां आपको मिलेंगी सभी इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए डेली क्लासेस, क्लास PDFs, क्विज सेशंस, चैंपियंस इंटरव्यू सेशंस और एग्जाम अपडेट्स। What's more, ये सब होगा बिल्कुल फ्री। So don't wait, आज ही ग्रेड अप गेट एंड ESC चैंपियंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बनाएं अपनी इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी को और भी आसान। I hope we are live. मेरी आवाज आ रही है बेटा? I hope we are live. Yes, we are live. Good evening, good evening, good evening बच्चा लोग। Good evening बच्चा लोग। Welcome everybody. Welcome to another session of BARC 2021 Sure Short Selection Crash Course। 500 approximately 500 प्लस क्वेश्चंस आपको पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर कराए जाएंगे। एंड एम ये है कि क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल ऐसा रखा जाए कि बार्क में आपको इसी 500 क्वेश्चंस में से ही काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएं, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी, लगभग बार्क से मिलते जुलते क्वेश्चंस का आपको एक ग्लिम्स यहां पर दिया जा रहा है। यकीन मानिए अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों के साथ बैठ करके सॉल्व कर लिए हैं तो एग्जामिनेशन में आपको कोई भी दिक्कत, कुछ भी नया नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सर ये तो जो क्लास में हम लोग बातें करते थे बिल्कुल वही सारी चीजें उठ के पूछ ली गई हैं। ठीक है। चलिए, सो दिस इज थ्योरी ऑफ मशीन का, दिस इज लास्ट सेशन। थ्योरी ऑफ मशीन के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज योर थर्ड सेशन, लास्ट सेशन। इसके बाद कोई और नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा और फिर बाद में हम लोग वाइब्रेशन की बात करेंगे। फिर हम लोग 2-3 सेशन के बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर मटेरियल साइंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि इस सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट से। सारे बच्चे प्लीज शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड एंड सबको पता चलना चाहिए कि विश्वजीत वर्मा अभी लाइव हैं और बार्क के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा। ओके, और ये बात कहने की तो मुझे रोज रोज जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल भी जरूरत ही ना पड़े। ये काम तो आपको पहले ही करना है। लिंक मैं आप लोगों के साथ क्लास का जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको हर पॉसिबल प्लेस पर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए एंड चुपचाप मस्त आराम से पढ़िए। गुड इवनिंग बच्चा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। पर इससे पहले कि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू दोज पीपल हु आर वॉचिंग मी फॉर वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। मैं हूं विश्वजीत वर्मा, नाम तो आपने सुना ही होगा। एलुमिनी IIT मुंबई एमटेक 2014 बैच, टोटल 7 years of teaching experience I have in the field of GATE and IES, and my area of expertise is in theory of machine, strength of material, production technology and material science। और अभी फिलहाल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे बार्क में पूछे जा सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी अपना पूरे अगस्त महीने का YouTube वाला शेड्यूल शेयर कर दिया है। बहुत जल्द एप्लीकेशन पे कौन कौन सी क्लासेस होने वाली हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आज 2 अगस्त को मेरी सिर्फ 2 ही क्लासेस दिखा रहा है। ये 2 क्लासेस खत्म हो जाएंगी कल, यानी कि ट्यूसडे आई डोंट हैव एनी सेशन। कल मेरा कोई भी क्लास नहीं है। ट्यूसडे ग्रेड अप में जनरली क्लासेस नहीं होती हैं, ठीक है, यूट्यूब की
कोई भी क्लास जनरली नहीं होती है। इफ नीडेड तो हम लोग एक्स्ट्रा सेशंस प्लान कर लेते हैं। अच्छा, ये टॉम का सेशंस खत्म होने के बाद नेक्स्ट जब हम लोग वेडनेसडे को मिलेंगे तो सिंपल मैकेनिज्म पार्ट 3 पढ़ेंगे और फिर रात को 10:15 बजे हम लोगों का HAL एंड HPCL के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो पूरे क्वेश्चंस टॉम के, वाइब्रेशन के एंड सॉम के, ये मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। ये टाइमिंग रहेगी 10:15 बजे। Those who want to continue their preparation in a very descriptive, in a very comprehensive manner, डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आज ही ग्रेडअप सुपर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ग्रेडअप का जो सुपर सब्सक्रिप्शन जब आप परचेज करेंगे, यहां पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। विजन 2022 बैच चल रहा है इंग्लिश में एज वेल एज इन हिंदी। दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट NIES 2022। दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023, यानी कि जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, उनके लिए विजन 2023 बैच चल रहा है। इसकी जो टाइमिंग है, कोर्स का कंटेंट है, वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं उनको भी सारी चीजें समझ में आ जाएं। आपके कॉलेज के टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए ये विजन 2023 बैच डिजाइन किया गया है। इंग्लिश एंड हिंदी में ये भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है बेटा। व्हेन आई से इंग्लिश, दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इन इंग्लिश। दिस इज फॉर especially for those people who are from South India or any other part of the India जिनको हिंदी समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिनको हिंदी बहुत कंफर्टेबल तरीके से नहीं आती है, उनके लिए प्योर इंग्लिश, एब्सोल्यूट इंग्लिश में ये बैचेस चलते हैं। दोज हु कैन अंडरस्टैंड हिंदी या मिक्स इंग्लिश हिंदी समझ में आता है तो फिर आप ये हिंदी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन है जो ग्रेडअप सुपर में क्लासेस पढ़ाने वाले हैं? दिस इज अ फैकल्टी पूल, नो डाउट इंडियाज बेस्ट फैकल्टी पूल। कोई भी फैकल्टी यहां पर इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आप बस सुपर ज्वाइन कर लो। एक बार सुपर ज्वाइन कर लिया उसके बाद तो फिर लाइफ में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आप सिर्फ दबा के 1 साल 1.5 साल प्रिपरेशन कर लो, आपकी लाइफ इज सेट। सेशन को स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह जो बच्चे नए हैं मैं उनको फिर से बता दूं, बार्क के एग्जाम के बारे में कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स, डिस्क्लेमर अबाउट बार्क एग्जाम। सबसे पहली बात कि ये एग्जाम आपकी मेमोरी को टेस्ट नहीं करता है। जनरली आपसे फॉर्मूला याद करने को या फिर आपसे कुछ फैक्ट्स याद करने को नहीं बोलता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है। कभी ये नहीं पूछेगा कि इस पर्टिकुलर मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, इस पर्टिकुलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ये बातें आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपसे यहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बारे में डिस्कशंस होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थिंकिंग प्रोसेस देखा जाता है आपका। दूसरी बड़ी बात, ये एग्जाम उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ये बोलते हैं कि सर मैं वैसे तो झंडे गाड़ दूंगा बट मेरा इंग्लिश, जीके, एप्टीट्यूड ये थोड़ा सा वीक है, इसलिए मैं जॉब के एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। तो ये एक ऐसा एग्जाम है बेटा जहां पर इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं, कोई वेटेज नहीं है। साइंटिस्ट का एग्जाम है ना, सिर्फ टेक्निकल बातें करेंगे आपसे, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल की बातें होंगी। देयर विल नॉट बी एनी MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे गेट की तरह, ओनली MCQ, यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक ही ऑप्शन यहां पर सही होता है। +3 -1 वाला मार्किंग सिस्टम है। करेक्ट आंसर +3, गलत आंसर -1 मार्क आपको पेनल्टी भी मिलेगा। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो लगभग कट ऑफ 50% के आसपास ज्यादा है। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3 मार्क के हिसाब से 300 नंबर का पेपर आता है। और पिछले 2-3 सालों की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ बहुत कम गया है तो 110 112 नंबर, और बहुत ज्यादा गया है तो 150 160, नॉट मोर देन दैट। इतनी बात ये भी समझ में आ रही है कि 50-60% अगर आप अचीव कर पा रहे हैं तो आपके चांसेस हैं आप इस रिटन को क्लियर कर जाएंगे। और जो रिटन है बेटा, ये रिटन सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपकी मेरिट डिसाइड नहीं करता है। तो आप रिटन में 100 आउट ऑफ 100 करके आ रहा है या 100 में से 90 सही किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब लोग इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, दैट्स इट। इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है वहीं से डिसाइड होगा कि तुमको नौकरी मिलेगी कि तुम भगा दिए जाओगे। दूसरी बड़ी बात, ये जो टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे विल गिव यू ओनली 120 मिनट्स, बहुत कम टाइम है। तो इसका मतलब कोई टफ क्वेश्चन जनरली पूछेंगे नहीं, बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन जनरली पूछेंगे नहीं, और अगर पूछा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना है। आता है आपको बट आपको टच नहीं करना है। स्पीड, ऐसे एग्जाम्स में स्पीड काफी ज्यादा मैटर करती है। सारे
100 के 100 क्वेश्चंस आपको अपनी नजरों के सामने देखने जरूर हैं। ऐसा ना हो कि सर अरे यार मैं लास्ट के सर 90 क्वेश्चंस तक तो मैंने सॉल्व किए, उसके बाद टाइम खत्म हो गया था। ना जी ना, आपको 100, क्योंकि 90 तक सॉल्व करने के बाद जो आखिरी के 10 क्वेश्चन थे, ये तो वही क्वेश्चन थे जिसको आप देख के फट 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 टिक कर सकते थे। ये तो सारे इजी क्वेश्चन थे। ऐसा ना हो आपके साथ कि आप लास्ट के क्वेश्चन देख ही ना पाए। ठीक है। एक और बड़ी बात, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर आपके पास अलाउड नहीं है, वर्चुअल कैलकुलेटर आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो गेट में कैलकुलेटर आप लोग यूज करते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर, उसकी प्रैक्टिस करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। पूरे 1 महीने तक प्रैक्टिस करिए, यकीनन आपको एग्जाम में ये हेल्प करने वाला है बेटा। ठीक है। और इंटरव्यू इसका बहुत धांसू, बहुत अच्छा होता है, लेवल बहुत तगड़ा होता है। इंटरव्यू की बातें हम लोग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपका एम होना चाहिए कि किसी तरीके से इंटरव्यू में पहुंच जाएं। ठीक है। और इंटरव्यू में पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी हम लोगों ने ले रखी है, आप सिर्फ साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट आज फिर से 10-15 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, एंड लेट्स सी कि आज कितने बच्चे आंसर्स कर पाते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने ये हैं। आज मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ही मुझे सारे आंसर्स करने वाले हैं बेटा। आप ही मुझे आंसर्स यहां पर बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व करके बताइए। टेक योर टाइम, 1 मिनट का वक्त ले लीजिए एंड सॉल्व करके मुझे बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। आंसर बताइए बेटा। नॉट टफ एट ऑल, हल्का सा लॉजिक भी आप लगाएंगे तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। In a cam and follower mechanism, the follower needs to rise 20 mm during 60 degree of cam rotation. नीचे से ऊपर तक जाना है। स्ट्रोक, इसी को तो आप लोग स्ट्रोक बोलते हैं बेटा, इसी को तो आप लोग स्ट्रोक बोलते हैं, और स्ट्रोक आपको दे रखा है। इसी को स्ट्रोक एस बोलते हैं, एंड स्ट्रोक इन्होंने कितना दे रखा है 20 mm। 60 डिग्री रोटेशन जिस समय कैम करेगा, नीचे से ऊपर तक पहुंच जाना है। नीचे से ऊपर तक जाने में कैम का रोटेशन कितना हो रहा है 60 डिग्री, यानी कि आउट स्ट्रोक एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। फर्स्ट 30 डिग्री कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और फिर उसके बाद कांस्टेंट डेसेलरेशन के साथ। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन डेसेलरेशन वाला प्रोफाइल हो गया आपका। हाफ ऑफ द स्ट्रोक, यहां तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्लस ए से आप बढ़ रहे हैं, 0 वेलोसिटी थी और यहां तक आते आते वेलोसिटी कुछ मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर कांस्टेंट डेक्सेलरेशन के साथ माइनस ए, वी मैक्स से ऊपर जाते जाते आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द फॉलोअर आर टू बी 0, ये दे रखा है कि इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड आपके फॉलोअर की 0 होने वाली है। कॉमन सेंस वाली बात। द कैम रोटेट्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 300 आरपीएम, ये कैम का रोटेशन आपको दे रखा है ओमेगा 300 आरपीएम, ये दे रखा है। तुमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फॉलोअर बताओ क्या रही होगी, ये स्पीड कितनी रही होगी। आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप फॉर्मूला बताइए, अदरवाइज आप सीधे सीधे मुझे इसका आंसर भी दे सकते हैं, लॉजिकल तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हैं। कैम एंड फॉलोअर में प्रॉब्लम है बेटा संजीव। आई थिंक हम लोगों ने रिवीजन जो किया था वहां पर मैंने आपको कैम एंड फॉलोअर के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं अप्रोच मैंने आपको बताई थी। अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, ओमकार ने तो फॉर्मूला भी बता दिया है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल बेसिक मैकेनिक्स क्लास 12th में जो फॉर्मूले पढ़े थे ना, उसका इस्तेमाल करके भी आंसर कर सकते हैं।
परविंदर इज सेइंग ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। मेरे पास जो आंसर है, परविंदर गलत हो गया बेटा आपका, चेक करिए। सिक्सटी डिग्री में, जिसमें 60 डिग्री रोटेशन हो रहा है, उतनी देर में आउट स्ट्रोक एंगल, उतनी देर में इसको आउट स्ट्रोक बाहर की तरफ जाना है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। थ्री 300 आरपीएम विद दिस स्पीड, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा होगा निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं आप। ओमेगा आपको पता है, रेडियन पर सेकंड में निकाल लीजिए, 2πn/60, ये हो गया 10 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा आपको पता है, थीटा नॉट 60 डिग्री, ये आपको वैल्यू दे रखी है, सॉल्व कर लीजिए। टाइम कितना लगा होगा आउट स्ट्रोक ट्रेवल करने में, आउट स्ट्रोक नीचे से ऊपर तक पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा, टाइम इज इक्वल टू जितने टाइम में इसने 60 डिग्री एंगल ट्रेवल किया है, 10 पाई रेडियन पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल ट्रेवल करने में जो भी टाइम लगा होगा, निकाल लीजिए बेटा। 60 डिग्री थीटा नॉट डिवाइड बाई ओमेगा, यहां से आपको पता चल जाएगा टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको मिल गया टाइम। अच्छा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल हो रही है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस डिसेलरेशन के साथ ट्रेवल हो रही है। कैन आई से हियर कि बेटा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम कितना लगा होगा, T0/2। ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम कितना लगा होगा, T0/2। 30 डिग्री एंगल ट्रेवल, 30 डिग्री जिसमें रोटेशन हुआ है, ये बीच में पहुंच गया है। वी मैक्स आपसे पूछा है, हाँ जी अभी सही है, अभी सही है। सारे बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट, सारे बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट, अब सही है। ऐसा कैसे भैया, ऐसा कैसे? मेरे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 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 हाँ। इसका आंसर, इसका आंसर डी आना चाहिए बेटा। ऐसा कैसे हो रहा है भाई? चलो एक काम करते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है हम लोग लौट के यहां पर आएंगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है यहां पर हम लोग लौट करके आएंगे। हम लोग लौट करके वापस इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इजी है, विद इन सेकेंड सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं, विद इन सेकेंड सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं। गिव मी द आंसर बेटा। रोटर सपोर्टेड एट ए एंड बी, ये बियरिंग्स दे रखी है बेटा आपको, ये आपको बियरिंग्स दे रखी हैं, ए एंड बी पे सपोर्टेड है। आर डिस्टेंस पे एक मास लगा हुआ है, आर डिस्टेंस पे एक और मास लगा हुआ है, वर्टिकली सेम प्लेन पे अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ऐसा इन्होंने बोला तो नहीं है, बट कोई और इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो मैं इसको कॉमन सेंस वाली बात ये मान लूंगा कि जो दिख रहा है बस यही है, वर्टिकल प्लेन है और इस वर्टिकल प्लेन में
एक मास m और एक मास m ये यहां लगा रखा है, एक ही प्लेन में अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में लगा रखा है। तुमसे पूछा है कि ये सिस्टम आपको कैसा नजर आ रहा है, ये बैलेंस्ड, स्टैटिकली बैलेंस्ड है, डायनेमिकली बैलेंस्ड है, या फिर क्या? सर फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, फोर्सेस, समेशन ऑफ फोर्सेस तो जीरो नजर आ रहा है मुझे, समेशन ऑफ मोमेंट जीरो नहीं है, दे आर गोइंग टू फॉर्म सम मोमेंट, इसका फोर्स दे आर गोइंग टू फॉर्म सर्टेन कपल। तो भैया फोर्सेस का समेशन जीरो है, स्टैटिकली बैलेंस तो है, मोमेंट जीरो ना होने की वजह से ये डायनेमिकली बैलेंस्ड नहीं बोला जाएगा। दिस इज स्टैटिकली बैलेंस्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज ओनली नीरज एंड संजीव, दिस इज स्टैटिकली बैलेंस्ड, स्टैटिकली बैलेंस्ड, ओनली समेशन ऑफ फोर्सेस आर जीरो, मोमेंट का समेशन जीरो नहीं है, तो आप इसको डायनेमिकली बैलेंस्ड नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा एंड ट्राई टू गिव मी करेक्ट आंसर बेटा, ट्राई टू गिव मी करेक्ट आंसर। ओवरऑल सिस्टम बैलेंस नहीं है, सिस्टम कंप्लीट बैलेंसिंग का मतलब होता है बेटा, कंप्लीट बैलेंसिंग का मतलब होता है मेरी जान, भैया सिस्टम डायनेमिकली बैलेंस होना चाहिए। सिस्टम डायनेमिकली बैलेंस होना चाहिए, यानी कि समेशन ऑफ फोर्सेस भी जीरो हो एंड समेशन ऑफ मोमेंट भी जीरो हो। इसको आप डायनेमिकली बैलेंस्ड बोलिए या फिर कंप्लीट बैलेंसिंग बोल दीजिए। अब तुम्हारे पास कंफ्यूजन अगर किसी बच्चे को हो रहा है कि सर ये सिस्टम को आप स्टैटिकली बैलेंस्ड बोल दीजिए या फिर ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट कंप्लीटली बैलेंस्ड, तो बेटा ये नॉट बैलेंस्ड जो है, कंप्लीटली नॉट बैलेंस्ड लिखा होता तो भी मैं कंफ्यूज होता कि यार ये ऑप्शन भी सही है। मोर एक्यूरेट आंसर मुझे ये स्टैटिकली बैलेंस वाला दिखाई पड़ रहा है कि स्टैटिकली बैलेंस है, इसकी तो गारंटी है। अब ये नॉट बैलेंस्ड मतलब क्या, या तो लिखा होता कि दिस इज नॉट कंप्लीटली बैलेंस, तो भी मैं इस पे एक बार कंफ्यूज होता। हाँ जी परविंदर सिंह एक बार फंस चुके हैं, अब दोबारा नहीं फंसेंगे, क्या बात है। बाकी कुछ बच्चे फंस रहे हैं, मुझे दिख रहा है बाकी कुछ बच्चे फंस रहे हैं अभी भी। डायनेमिकली बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली स्टैटिक बैलेंसिंग से एक स्टेप आगे डायनेमिक बैलेंसिंग का सबसेट होता है स्टैटिक बैलेंसिंग, ये बातें मैं बोल चुका हूं आप लोगों से आई थिंक। तुमसे क्या पूछा है यहां पर, सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तुमसे कह रहे हैं कि कोई एक शाफ्ट लगा हुआ है एक ही प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, ई डिस्टेंस पे डब्ल्यू वेट, ई डिस्टेंस पे डब्ल्यू वेट लगा हुआ है, और इन दोनों जब आप रोटेशन करेंगे ओमेगा आरपीएम से जब आप रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, इसका भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम का मतलब डब्ल्यू बाई जी, डब्ल्यू बाई जी ये हो गया एम, आर का मतलब हो गया ई, ओमेगा का मतलब हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये तो हो गया फोर्स। फोर्स इधर पे लग रहा है, फोर्स ऊपर भी लग रहा है, दीज टू फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ए जब आप करेंगे तो डब्ल्यू बाई जी ई ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ये हो गया आपका मोमेंट बेटा, ये पता चल गया मोमेंट। और मोमेंट की वजह से बियरिंग्स के ऊपर कुछ रिएक्शंस आएंगी। रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, रिएक्शन होती हैं किसी एक जगह पर वो प्लस एम बाई एल रहा होगा तो किसी एक जगह पर माइनस का एम बाई एल रहा होगा। तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है टोटल डायनेमिक रिएक्शन बताओ, तो टोटल रिएक्शन क्या होती है, माइनस एम बाई एल प्लस एम बाई एल को ऐड कर दो, ऐड कर दो, भैया क्या आएगा, ऑप्शन इज कमिंग आउट टू बी जीरो। ऐड करोगे तो जीरो ही आना है, प्लस एम बाई एल माइनस एम बाई एल ऐड करोगे जीरो आएगा। ना जीना
रिएक्शन एट वन सपोर्ट, सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी, तुमसे पूछे, कभी पूछे रिएक्शन एट सपोर्ट ए और बी, किसी एक पर पूछे तो आप बोलोगे आंसर इज ऑप्शन बी, W/G ओमेगा स्क्वायर ई टाइम्स ए, मोमेंट हो गया, डिवाइडेड बाई एल, ये हो गया किसी एक सपोर्ट पे रिएक्शन। टोटल पूछा है भैया, टोटल तो 0 ही होना है। टोटल रिएक्शन पूछा है तो प्लस m/l और माइनस m/l ऐड करोगे गुरु तो इसकी वैल्यू 0 ही आनी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं बेटा? ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। आंसर बताइए। इजी क्वेश्चन है, तुरंत आंसर आना चाहिए सारे बच्चों का। ये वो क्वेश्चंस हैं जिसको मैं बोनस क्वेश्चन बोलता हूं। ये तो आप लोगों के लिए बेहद इजी क्वेश्चंस हैं। टूथ इंटरफेरेंस इन एन एक्सटर्नल इन्वल्यूट। इस पर गियर पेयर कैन बी रिड्यूस्ड बाई, इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के कई सारे मेथड्स मैंने आप लोगों को बताए थे बेटा, कई सारे मेथड्स बताए थे। आप सेंटर डिस्टेंस इंक्रीज कर लो, ये बोल रहा है सेंटर डिस्टेंस डिक्रीज करने को, गलत बात, ये तो गलत बोल रहा है। मैंने बोला था कि आप नंबर ऑफ टीथ को इंक्रीज करोगे तो भी आपका इंटरफेरेंस कम होता है, ये चीज यहां पर लिखी हुई है, इंटरफेरेंस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीथ, ये स्टेटमेंट मुझे सही दिखाई पड़ रहा है। प्रेशर एंगल को इंक्रीज करने से इंटरफेरेंस कम होता है। प्रेशर एंगल को इंक्रीज करने का मतलब है कि बेस सर्कल का रेडियस कम करो, ये डिक्रीज करने को बोल रहा है, ये भी गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, मैंने दिमाग नहीं लगाया बेटा, इधर पे बस लिख दिया है कि एक जगह पर प्लस m/l, एक जगह पर माइनस m/l रहा होगा, दैट्स इट। चेक कर लीजिए ये मोमेंट कैसा फॉर्म हो रहा है, ये मोमेंट फॉर्म हो रहा है लाइक दिस। तो अगर आप इसको रिएक्शन इधर बोल रहे हैं, ये रिएक्शन इधर बोल रहे हैं, तो ये सेम साइड में है तो ये माइनस, सेम साइड में है तो बेटा ये माइनस ही होगा और ये प्लस होगा, सही तो है यार। संचित बेटा डायरेक्शन सही लिखी मैंने, डायरेक्शन सही लिखी है, ये प्लस m/l, ये माइनस m/l। माइनस m/l का मतलब होता है कि ये नीचे की तरफ रहा होगा, ये नीचे की तरफ रहा होगा, और तभी तो गुरु ये वाला और ये वाला, ये कपल इसको अपोज कर पाएंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा है और ये क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म करेंगे। डायरेक्शन डायरेक्शन सब सही है, एकदम परफेक्ट है। मैंने दिमाग नहीं लगाया था बट बाय लक तुक्का लग गया, सही हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। ट्वेंटी डिग्री फुल डेप्थ इन्वल्यूट प्रोफाइल, 20 डिग्री फुल डेप्थ, फुल डेप्थ का क्या मतलब होता है? मॉड्यूल इज गिवन एज 1। 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वल्यूट प्रोफाइल
19 टूथ ऑन पिनियन, ये आपको स्मॉल टी 19 दे रखा है। 37 टीथ ऑन गियर, कैपिटल टी आपको 37 दे रखा है। सॉरी, हाँ, फ्रैक्शनल अडेंडम इज 1। फुल डेप्थ का मतलब फ्रैक्शनल अडेंडम एपी एंड एजी, ये वैल्यू आपको 1 दे रखी है। मॉड्यूल आपको 5 mm दे रखा है। द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दीज गियर पेयर पूछा है आपसे, इजीली निकाल लेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला होता है मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाई टी। डायमीटर को आप रेडियस के टर्म्स में लिखेंगे, यू कैन राइट इट एज 2r बाई टी, यानी कि रेडियस को इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल एंड टीथ लिखा जा सकता है। r रेडियस इज इक्वल टू एम टी बाई 2, ये कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर होता है एम टी बाई 2। रेडियस का समेशन यही तो होता है सेंटर डिस्टेंस बेटा, निकाल लेंगे इजिली। स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, दैट्स इट, हो गया काम। वैल्यूज रखिए, आंसर बताइए। सारी चीजें आपको दे रखी हैं, सबका आंसर आना चाहिए भाई। बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट, बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन 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 ए इज करेक्ट। 140 इजी है, नथिंग टफ एट ऑल। m बाई 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी, दैट्स इट। वैल्यूज रखो, m दिया है 5 डिवाइड बाई 2, कैपिटल टी 37 प्लस 19, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ रहा है 140 बेटा, 140 mm। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आंसर बताइए, आंसर बताइए। और ये क्वेश्चन भी कोई टफ नहीं है, लेंथी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को बहुत जल्दी से प्रोवाइड करना है। मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया भी था, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। यस बेटा, बताइए, आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू, गिव मी द आंसर बेटा। सबका आंसर आना चाहिए। Anybody else? Sanjeev Kumar has given me certain answer. Let me check whether it is correct or not. This this is seems to be correct बेटा। और कोई आंसर? परविंदर, नीरज, अजू, संचित, आंसर बताइए बेटा। कोई एक बच्चा और कंफर्म कर दे तो मैं आगे बढ़ जाऊं फिर। हाँ जी, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार। Epicyclic gear train, let me solve this. Epicyclic gear train is shown schematically in the adjacent figure. Sun gear 2, इसको इन्होंने बोला ये सन गियर है तुम्हारा,
इज ऑन द इनपुट शाफ्ट हैविंग 20 टीथ। सन गियर पे 20 टीथ दे रखे हैं। प्लैनेट गियर गियर नंबर 4, ये है प्लैनेट गियर नंबर 4। इट इज हैविंग 40 टीथ। रिंग गियर इज हैविंग 100 इंटरनल टीथ। ये रिंग गियर के पास 100 टीथ है बेटा। रिंग गियर 5 इज फिक्स्ड, इसको रिंग गियर को इन्होंने फिक्स कर रखा है। गियर 2 इज रोटेटिंग एट 60 आरपीएम। गियर 2 का स्पीड आपको 60 आरपीएम दे रखा है। N2 गियर 2 का स्पीड आपको दे रखा है 60 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज। कुछ तो गलत दिख रहा है। डायरेक्शन नहीं दी रखी है क्या? गियर 2 इज रोटेटिंग विद 60 आरपीएम। किस डायरेक्शन में घूम रहा है ये नहीं दिया, मेरे ख्याल से नहीं दिया। आर्म 4 is attached to the output shaft will rotate at what? Let me try सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को सॉल्व करने के लिए आप लोग शॉर्टकट मेथड, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा? आपको गियर 5 का स्पीड पता है 0 है, और किसका स्पीड दिया है? गियर 2 का स्पीड दिया है। 2 and 5 के बीच में इक्वेशन लिखिए, N2 डिवाइड बाई N5। ऑब्वियस सी बात है विद रिस्पेक्ट टू आर्म, विद रिस्पेक्ट टू आर्म इक्वल टू 2 से 5 कैसे पहुंच रहे हैं? 2 इज ड्राइविंग 4, 2 इज ड्राइविंग 3, 2 इज ड्राइविंग 3 इज ड्राइविंग 5। तो 2 इज ड्राइविंग 3 का मतलब हो जाएगा T3 डिवाइड बाई T2। एक्सटर्नल मैशिंग है, माइनस साइन लगाएंगे यहां पर, इनटू 3 इज ड्राइविंग 5 इंटरनल मैशिंग हो रही है, तो भाई लिखोगे आप T5 बाई T3। ये पॉजिटिव साइन इंटरनल गियरिंग हो रही है, तो चीजें यहां से कैंसिल हो रही हैं बेटा। ये T3 से T3 कुर्बान हो जाएगा। क्या बचा तुम्हारे पास? बचा N2 माइनस N आर्म इज इक्वल टू N2 माइनस N आर्म डिवाइड बाई N5 माइनस N आर्म इज इक्वल टू, कुछ चीजें हाइड हो रही हैं, मैं थोड़ी देर के लिए खुद को छुपा लेता हूं। माइनस T5 बाई T2। वैल्यूज रखिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखिए बेटा। T5 कितना दे रखा है? T5 दिया हुआ है 100, यहां पर रखो 100। T2 कितना दिया हुआ है गुरु? 20 दे रखा है। N5 ये तो फिक्स है गुरु, 0 स्पीड है। N2 का स्पीड इन्होंने बोला है 60 आरपीएम। अभी 60 प्लस है कि माइनस, ये चीज क्लियर नहीं कर रखी इन्होंने। गियर 2 इज रोटेटिंग एट 60 आरपीएम। तो चलो मैं इसको कुछ तो मान लेते हैं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कुछ तो दिया होना चाहिए था बेटा। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इज शोन schematically in the adjacent figure. The sun gear 2 rotates. Sun gear 2 on the input shaft is 20 teeth. Planet gear having this many teeth. Ring gear के teeth दे रखे हैं, ring gear is fixed. 2 is rotating at 60 rpm. डायरेक्शन भी नहीं दे रखी इन्होंने, सिर्फ ये लिखा है काउंटर क्लॉकवाइज, CCW काउंटर क्लॉकवाइज एंड CW का मतलब है क्लॉकवाइज। कोई मतलब नहीं बनता है, तो चलो मैं मान लेता हूं, लेट ये जो 60 आरपीएम दे रखा है, मान लो कुछ तो अधूरा, कुछ लिखने में मुझसे गलती हो गई यहां पर। ये 60 आरपीएम मान लेते हैं कि ये क्लॉकवाइज दिया हुआ है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये क्लॉकवाइज दे रखा है बेटा, ये क्लॉकवाइज दे रखा है। ठीक है, वैल्यूज रखिए बेटा। N2 की जगह पर आप क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव बोलूंगा और एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव बोलूंगा। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और काउंटर क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव बोलूंगा। तो यहां पर N2 की जगह पर आप क्या लिखोगे? N2 की जगह पर आप लिखोगे प्लस का 60 रखो, आंसर निकालो। 60 माइनस n डिवाइड बाई माइनस का n इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 100/20 माइनस का 5। सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
60 माइनस n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 5n, ये गुरु इधर गया, ये प्लस हो गया 6n, n की वैल्यू आ गई 10, n की वैल्यू 10 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये भी क्लॉकवाइज ही रहा होगा। ये अगर क्लॉकवाइज था, n2 क्लॉकवाइज था, तो आर्म का स्पीड भी आपको क्लॉकवाइज ही दिखाई पड़ेगा। आंसर में भी यहां पर कुछ तो गड़बड़ी टाइप हो रखी है, ये दोनों 10 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज दे रखे हैं, किसी एक को मैंने चेंज कर दिया। यहां पर लॉजिकली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आंसर जो सही दिख रहा है वो ऑप्शन ए है बेटा, ठीक है, 10 आरपीएम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एवरीबॉडी क्लियर? किसी भी बच्चे को यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी बच्चे को यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ट्राई टू सॉल्व दिस। आंसर बताइए बेटा इसका। थ्योरी ऑफ मशीन में सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं गियर के। टू मैटिंग स्पर गियर्स हैविंग 40 एंड 120 टीथ रिस्पेक्टिवली, पिनियन के टीथ दे रखे हैं, गियर के टीथ दे रखे हैं। पिनियन इज रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम एंड इट इज ट्रांसफरिंग दिस मच टॉर्क। ये बताओ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय गियर कितना रहा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। संचित सिंह, ए और बी दोनों नहीं हो सकता है, वो मेरी गलती है बेटा, इट इज माई मिस्टेक। यहां पर मैं जो मैंने क्वेश्चन टाइप किया है यहां पर, उसमें कुछ गलती हो गई है, टाइपिंग एरर है। ये 60 आरपीएम कुछ तो देना चाहिए था इनको, तो चलो मैं कंफ्यूजन हटा देता हूं। 60 आरपीएम क्लॉकवाइज लिख दिया, अब ठीक है। अब जब आप घर में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको दिख रहा है कि 60 आरपीएम क्लॉकवाइज दिया हुआ है, दैट्स इट। तब तो आंसर आ रहा है सही, ऑप्शन ए। 60 आरपीएम क्लॉकवाइज, ये चीज मिसिंग थी, मैंने लिख दी यहां पर। अभी खुश? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। टीथ, गियर के टीथ आपको दे रखे हैं, पिनियन का रोटेशनल स्पीड दे रखा है, पिनियन टॉर्क कितना ट्रांसमिट कर रहा है ये भी दे रखा है। तुमसे पूछा है गियर कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा, इजीली निकाल सकते हैं इसको। बताइए। आप लोगों को कुछ तो फंडामेंटल्स पता है, आपको एक चीज पता है कि इनपुट गियर पिनियन है, आउटपुट में आपका ये गियर है बेटा, ये पिनियन है आपका, दिस इज योर गियर। पिनियन पे नंबर ऑफ टीथ, टी स्मॉल टी दे रखे हैं, यहां पर कैपिटल टी दे रखे हैं। पिनियन घूम रहा है विद सर्टेन स्पीड ओमेगा पी, और गियर घूम रहा है ओमेगा जी से, ठीक है ना। ओमेगा पिनियन अपॉन ओमेगा गियर टीथ के रेसिप्रोकल होता है बेटा, कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी कर दीजिए। पिनियन अपॉन गियर का स्पीड इज कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी, ये एक बात पता है। दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि जो भी पावर ट्रांसमिट हो, जो भी पावर पिनियन के पास है वही पावर गियर को मिल रही है। हाँ, थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस, अगर उसको कंसीडर नहीं करूं तो आई कैन से कि जो पावर है दैट विल रिमेन सेम, यानी कि पिनियन जो दे रहा है वही गियर का पावर रहा होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पावर का मतलब होता है टॉर्क इंटू ओमेगा, तो भैया पिनियन का टॉर्क इंटू पिनियन का ओमेगा, इट विल बी एग्जैक्टली सेम एज गियर का जो भी टॉर्क है इंटू गियर का ओमेगा। यहां से आप एक चीज और लिख सकते हैं बेटा, टॉर्क का रेशियो एंड गियर का रेशियो, यहां से आपको मिल गया बेटा, ओमेगा पिनियन अपॉन ओमेगा गियर इज इक्वल टू टॉर्क गियर अपॉन टॉर्क ऑफ पिनियन, यानी कि स्पीड के रेसिप्रोकल होता है टॉर्क का रेशियो, और स्पीड का रेशियो क्या होता है ये आपको पता है, कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी। ये बात आपको ऑलरेडी पता है, उठा करके रख दो, आंसर निकाल लो। ये वैल्यू उठा करके यहां रखो बेटा, ये चीज आपको दे रखी है कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी के बराबर, वैल्यूज रखिए, आपको पता चल जाएगा टॉर्क कितना है।
दैट्स इट, हो गया सॉल्व। टी टॉर्क ऑफ गियर पूछा है ना, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय गियर, पिनियन का कितना है बेटा, पिनियन का 20 दे रखा है, इट विल बी सेम एज कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी, कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी कितना दे रखा है भाई, कैपिटल टी इज 120 अपॉन स्मॉल टी दे रखा है 40, लो हो गया गुरु, 4 3 12 3, ये हो गया 60, टी जी इज इक्वल टू 60। बच्चों वाला क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहा है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, 60 60 60, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। लार्ज स्पीड रिडक्शन मोर देन 20 इन वन स्टेज, इन सिंगल स्टेज, कौन सी गियर ट्रेन है जहां से लार्ज, इतने ज्यादा लार्ज स्पीड रिडक्शन पॉसिबल हैं? सारे बच्चे एक साथ चिल्ला के बोल रहे हैं सर वार्म गियर, वार्म गियर, वार्म गियर, वार्म गियर। बहुत अच्छी बात। इस पर बेवल हेलिकल इनके बस की बात नहीं है, इस पर बेवल एंड हेलिकल यहां से आपको जो गियर रेशियोज मिलते हैं वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 3 4 और मैक्स टू मैक्स 5, इससे ज्यादा कभी मिल ही नहीं सकता है। इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए, एक्सेसिवली हाई गियर रेशियोज अगर आपको चाहिए सिंगल स्टेज में एक ही बार में, तो फिर आपको वार्म एंड वार्म व्हील का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, द वेलोसिटी रेशियो बिटवीन पिनियन एंड गियर, वेलोसिटी रेशियो आपको दे रखा है 2.3 ओमेगा पिनियन अपॉन ओमेगा गियर, ये आपको 2.3 दे रखा है। ऑब्वियस बात है पिनियन का स्पीड ज्यादा होता है, और इसी को आप लोग कैपिटल टी बाई स्मॉल टी भी बोल सकते हैं। तो ये चीज आपको दे रखी है, द मॉड्यूल ऑफ टीथ इज गिवन 2 mm, मॉड्यूल इज गिवन एज 2 mm, द सम ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन एंड गियर इज गिवन एज 99, स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी ये आपको 99 दे रखा है बेटा। तुमसे पूछा व्हाट इज द सेंटर डिस्टेंस, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा, सेंटर डिस्टेंस क्या होता है गुरु, सारे बच्चे निकाल सकते हैं, सेंटर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, mt by 2, mt by 2 को टर्म्स में लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। m कॉमन लीजिए, m by 2 अंदर बचेगा स्मॉल t प्लस कैपिटल टी। अबे कुछ भी तो नहीं करना है यार, रेशियो वेशियो तो फालतू दे रखा है, समेशन दे रखा है, ये समेशन आपको दिया हुआ 99, मॉड्यूल आपको दे रखा है 2, हो गया, हो गया खेल, खेल खत्म। सेंटर डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, सेंटर डिस्टेंस कितना आएगा, 2 by 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 99, तो भैया सेंटर डिस्टेंस बचा आपका 99 mm। विच ऑप्शन, विच ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना, इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी एग्जाम में। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। आई थिंक सारे क्वेश्चन इजी थे, बच्चे सिर्फ एक ही जगह पर फंसे हैं और वो है कैम एंड फॉलोवर वाला प्रॉब्लम। बच्चे सिर्फ और सिर्फ कैम एंड फॉलोवर वाले प्रॉब्लम में ही फंसे हैं और कहीं पर नहीं। Consider the following statement when two gears are meshing the clearance is given by, क्लियरेंस को डिफाइन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो इसमें से कौन कौन सा तरीका क्लियरेंस को डिफाइन कर रहा है, चेक करिए और बताइए बेटा।
पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए। ये एक आंसर छुप रहा है, तो मैं इस आंसर को अभी विजिबल है क्लियरली? क्लियरेंस, क्लियरेंस, क्लियरेंस कैसे डिफाइन कर सकते हो भाई? The difference between dedendum of one gear and addendum of the matching gear. The difference between dedendum of one gear and addendum of the matching gear. Okay, okay, okay. कह सकते हैं, वन तो सही लग रहा है. The difference between total and the working depth, total depth and working depth, इनके बीच के डिस्टेंस डिफरेंस को भी आप क्लियरेंस बोल रहे हैं. Seems to be correct. फिर बोल रहा है the distance between bottom land of one gear and top land of the matching gear seems to be correct. ये भी सही सही दिखाई पड़ रहा है. फिर बोल रहा है the difference between radii of base circle and dedendum circle. देखो बेटा, ये आपका गियर होता है, कुछ इस तरीके से आपका गियर नजर आता है. ये dedendum सर्कल होता है, ये आपका टीथ नजर आता है, ये होता है आपका अडेंडम सर्कल, और बीच से कहीं यहां पर आपका बेस सर्कल जाता है, ये होता है आपका बेस सर्कल. यहां पर कहीं आपका पिच सर्कल होता है, पिच सर्कल के अंदर होता है बेस सर्कल आपका. तुमसे कह रहा है कि ये पूरा का पूरा बेस सर्कल के नीचे वाला पोर्शन, बेस सर्कल और एडेंडम के बीच का डिस्टेंस, इसको क्लियरेंस बोलते हैं ना जी ना. अबे क्लियरेंस तो यहां कहीं होता है बेटा, छोटा सा क्लियरेंस होता है, छोटा सा. ये जो येलो कलर से मैं बना रहा हूं ना, इतना छोटा सा आपका क्लियरेंस सर्कल होता है. आई होप ये चीजें आपको पता है. इसको मैं क्लियरेंस सर्कल बोल रहा हूं. तो बेस सर्कल एंड एडेंडम सर्कल के बीच के डिस्टेंस को क्लियरेंस तो नहीं बोलते हैं. तो भैया फोर्थ ऑप्शन तो गलत है, और फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. 1, 2, 3 are correct. Only option A is correct. Only option A is correct. ठीक है. तो आई डोंट थिंक कि किसी भी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है. आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों ने देखे, आज हम लोगों ने कैम एंड फॉलोवर के बारे में थोड़ी सी बातें की है. गायरोस्कोप के बारे में बात नहीं की है. गायरोस्कोप को जब मैं टेस्ट लूंगा आप लोगों का, टॉम, सॉम, वाइब्रेशन, मटेरियल साइंस सारा कंबाइंड जब मैं टेस्ट लूंगा, तो मैं वहां पर इंक्लूड कर लूंगा. मंथ एंड में वो टेस्ट भी मैंने प्लान कर रखे हैं बेटा. तो आज हम लोगों ने कैम की बात की, गियर एंड गियर ट्रेन के बारे में बात की, और हम लोगों ने बातें की हैं. एक आध क्वेश्चन हम लोगों ने बैलेंसिंग के देखे हैं. आई थिंक बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कैम वाले क्वेश्चन में. मैं फिर से एक बार वापस जाता हूं कैम वाले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. इधर देख लो बहुत ध्यान से, तब बताओ, सीधे आपको आंसर देता हूं मैं कैसे सॉल्व करना है बेटा. कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं. ये जो लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है, इसी को तो आप लोग बोलते थे स्ट्रोक बेटा. यही तो होता है स्ट्रोक आपका, एस से डिनोट करते हैं ना इसको. ठीक है. हाफ ऑफ द डिस्टेंस को आपने बोला है कि आप एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल कर रहे हो प्लस ए से, एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस को आप रिटार्डेशन के साथ ट्रेवल कर रहे हो. जीरो से स्पीड स्टार्ट हुई होगी, बढ़ते बढ़ते यहां पर मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा, और यहां तक आते आते आपकी स्पीड जीरो हो जाएगी. बहुत अच्छी बात तो यह है कि आपको फॉर्मुलेज याद हो. अगर आपको फॉर्मुलेज याद है तो आप इमीडिएटली आंसर बता सकते हैं, इमीडिएटली आप आंसर बता सकते हैं. अगर बाई चांस आप फॉर्मूला भूल गए हैं, तो ये फॉर्मुलेज डिराइव करना कोई बहुत टफ चीज नहीं होती है. कैसे डिराइव करते हैं आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया है. एक तो कॉमन सेंस वाली बात, एक तो कॉमन सेंस वाली बात. कॉमन सेंस वाली बात ये कि सबसे जो मेरा याद करने का तरीका है, विश्वजीत वर्मा कैसे याद रखते हैं. एक तो सबसे इजी वाला तरीका आपने पढ़ा था, इजीएस्ट, कि सर नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा डिस्टेंस, ये स्ट्रोक डिस्टेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ट्रेवल करते, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एवरेज स्पीड क्या होती है वो मैंने आपको दिखाई थी.
अच्छा, यूनिफॉर्म से ट्रेवल करे या ना ट्रेवल करे, कैसे भी ट्रेवल करे, यूनिफॉर्म स्पीड जब आप निकालेंगे, एवरेज स्पीड जब आप निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करते हैं। एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद है? एवरेज स्पीड ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक इट विल बी डिस्टेंस अपॉन आउट स्ट्रोक में कितना टाइम लगा है, और आउट स्ट्रोक में कितना टाइम लगा है इसको आप लोग एंगल्स एंड ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं। अरे भाई, थीटा नॉट डिस्टेंस ट्रेवल की है ओमेगा स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहां से भी आप लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है गुरु, ये एवरेज स्पीड आउट स्ट्रोक एंगल में इट विल बी आउट स्ट्रोक में मीन स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, स्ट्रोक डिवाइडेड बाय टी नॉट को आपने लिखा थीटा नॉट आउट स्ट्रोक एंगल इनटू ओमेगा, ऊपर चला गया गुरु। समझ गया मेरी बात? अच्छा, ये बात तो हो गई अगर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता। यहां पर कैसे ट्रेवल कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करते तो ये स्पीड रहती, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, ऐसे ट्रेवल कर रहा हो कांस्टेंट स्पीड से पूरी डिस्टेंस। अभी आपने क्या कहा कि सर कांस्टेंट, यहां पर क्या सीन है सर, कांस्टेंट नहीं है, जीरो से स्टार्ट करके कहीं पर मैक्सिमम होगा और फिर वापस आके इनको जीरो पे आना है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो भैया हाफ डिस्टेंस आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस में आप स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं। ये जो स्पीड पहुंची होगी मैक्सिमम स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड मीन स्पीड कांस्टेंट स्पीड के कंपैरेटिवली डबल होता है। ये मेरा तरीका है याद करने का। तो आप सिंपल तरीके से फॉर्मूला लिखिए कि मैक्सिमम स्पीड ट्वाइस ऑफ एस ओमेगा बाई थीटा नॉट होगी। या तो आप यहां से इसको सॉल्व करो, और या तो फिर आप प्रॉपर फॉर्मूला डिराइव कर लेना। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप वहीं का वहीं डिराइव कर लीजिएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, अब बताओ आंसर कितना आएगा। 2 इंटू स्ट्रोक 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 कितना दे रखा है बेटा? 20 mm, 20 mm में दे रखा है। मीटर पर सेकंड में आंसर पूछा है तो 20 इंटू 10⁻³ -3 कर लीजिएगा। मीटर में कन्वर्ट कर लिया आपने, ये मीटर में हो गया। मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा कितना दे रखा है बेटा? 2 पाई n बाई 60, n का मतलब 300 बाई 60 डिवाइडेड बाई थीटा नॉट। आउट स्ट्रोक एंगल कितना दिया हुआ है? आउट स्ट्रोक एंगल इज 60 डिग्री। डिग्रीज को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर लीजिए। रेडियन में कन्वर्ट करना ना, कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए कितना आंसर आता है। सॉल्व कर लीजिए कितना आंसर आ रहा है। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 त्रिक 18, ये आ गया 3 और ये 3 ऊपर जाएगा, 6 पंचे 30, ये हो गया, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 तिया 120, तो ये हो गया 120 और एक जीरो और है इंटू 10⁻³ ये हो गया समथिंग मीटर पर सेकंड। यानी कि ये कितना आ रहा है बेटा? 1.2 मीटर पर सेकंड। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। परविंदर बेटा यू आर करेक्ट, ये ऑप्शन बी आएगा सही। ये मैंने आंसर गलत लिख रखा है अपने पास, 2.4 नहीं, ये ऑप्शन बी 1.2 आएगा, 1.2 आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं 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 हमको बहुत दिक्कत होती है, ये फॉर्मे याद नहीं होते हैं। आप कैम एंड फॉलोवर के मैंने जो रिवीजन वाली क्लास ली है उसको एक बार देखिएगा। मैंने आपको वहां पर बताया था कि फॉर्मुलेज याद ना करने पड़े के लिए क्या जुगाड़ करना पड़ेगा। या तो आप कुछ इस तरीके के जुगाड़ बना लीजिए सिंपल से, भैया कांस्टेंट स्पीड क्या होती है वो तो आपको पता है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा होगा। एवरेज स्पीड क्या है वो तो ये है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन से अगर घूम रहा है तो बीच में जो स्पीड मैक्सिमम होगी वो इस मीन स्पीड का डबल होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, इस डायग्राम से आप देख के बता सकते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैम एंड फॉलोवर के काफी सारे रिवीजन सेशंस, फास्ट तरीके से रिवीजन सेशन, इतना टाइम तो नहीं है कि आप बैठ के 2 घंटे तक मेरा कैम एंड फॉलोवर का लेक्चर देखो। रिवीजन सेशंस आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मेरे सेशंस अवेलेबल हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, आज के लिए बस इतना ही। और ये टोटल 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं मेरे पास। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये इसका पीडीएफ मैं अभी तुरंत आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसी जगह पर पिन कर रखा है बेटा।
लिंक मैंने यहीं पर पिन कर रखा है। अब नेक्स्ट हम लोग किस क्लास पे मिलेंगे? कल ट्यूसडे है, कल हमारा कोई सेशन नहीं है। टुमारो वी डोंट हैव एनी क्लास। परसों हम लोग मिलेंगे। सिंपल मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ग्राशॉफ्स लॉ को कुछ और एक्सप्लेन करूंगा मैं, आपको कुछ एनिमेशंस भी दिखाऊंगा, वहां से काफी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। और वहीं पर मैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाऊंगा बेटा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वहीं से आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस गेट के भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप सो दैट आपको कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी एनालिसिस में जंप कर जाएंगे। अच्छा, वेडनेसडे को हमारा एक तो ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और फिर हम लोग रात को 10:15 बजे 10:15 पे मिलेंगे। HAL एंड HPCL के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने सारे क्वेश्चंस आपसे टॉम में पूछे जा सकते हैं, एक बार फिर से हम लोग टॉम के क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ नए वैरायटी के क्वेश्चंस HAL HPCL के लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है बेटा। क्लासेस डेली मैं आप लोगों के साथ क्लासेस, मेरे क्या शेड्यूल है पूरे दिन में क्या क्या चीजें कब आपसे मिलने वाला हूं, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल एज माय टेलीग्राम ग्रुप। लिंक मैंने आपको यहां पर भी प्रोवाइड कर रखा है, पिन कर रखा है, आप यूजिंग दैट लिंक ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टॉप हियर। आज के लिए बस इतना ही, अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे। मिलते हैं परसों वेडनेसडे को। टिल दैट टाइम थैंक यू, गुड बाय, लव यू ऑल। और थोड़ी देर में मैं पीडीएफ, ये बार्क के टॉम क्वेश्चंस का पीडीएफ एज वेल एज जो 2 लेक्चर सिंपल मैकेनिक्स पे हुए हैं वो मैं आपके साथ अभी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूं बेटा। हेलो इंजीनियर्स, अगर आप बार्क, गेट, HAL, HPCL, NILET, इसरो और ESC मेंस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगले 40 सेकंड्स इस वीडियो के साथ बने रहें। आपके प्रेफर्ड चैनल्स फॉर ESC मेंस एंड PSU एग्जाम्स ग्रेड अप ECEE इम्पल्स, ग्रेड अप मैकेनिकल मार्वल्स और ग्रेड अप सिविल चैंपियंस अब आपको दिखेंगे एक नए अंदाज में। ज्वाइन करें ग्रेड अप, गेट एंड ESC चैंपियंस यूट्यूब चैनल, जहां पर सभी सेशंस बाइलिंगुअल होंगे। यहां आपको मिलेंगी सभी इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए डेली क्लासेस, क्लास PDFs, क्विज सेशंस, चैंपियंस इंटरव्यू सेशंस और एग्जाम अपडेट्स। व्हाट्स मोर, ये सब होगा बिल्कुल फ्री। सो डोंट वेट, आज ही ग्रेड अप, गेट एंड ESC चैंपियंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बनाएं अपनी इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी